Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC NET Paper-1 MCQ सीरीज में आज हम कवर करेंगे यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक जिसका नाम है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। इस टॉपिक से हर साल हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो इस सीरीज में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि डेफिनेटली अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। सो इस सेशन में हम हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक्स भी बताएंगे जो कि डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। सो डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। Which of the following are the correct domains in Bloom's taxonomy? So Bloom's ने वर्गीकरण जो किया था उसमें कितने डोमेन्स हैं एंड ऑप्शंस में से कौन कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। सो ऑप्शंस गिवन है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, ऑल ऑफ द अबव। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी में वी हैव टोटल 3 डोमेन्स, राइट। एंड फर्स्ट डोमेन कॉग्निटिव था। कॉग्निटिव डोमेन क्या करता है, याद रखने का डोमेन, यानी कि जिस भी किसी पर्सन के मेंटल एबिलिटी, उसके याद रखने का तरीका, वो कितने समय तक किसी चीज को याद रख सकता है, उनका नॉलेज, ये सारी चीजें आती हैं कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन। सो अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, ये सेकंड डोमेन होता है जिसमें कि किसी पर्सन का एटीट्यूड, उनका मोटिवेशन, वो किसी चीज को कितनी वैल्यू देते हैं, कैसे याद रखते हैं, वो सब चीजें आ जाती हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन। सो साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या आ जाता है, किसी पर्सन का सोचने का तरीका क्या हो सकता है। अगर किसी पर्सन को एक बार हम कोई चीज बता देते हैं, कोई नॉलेज उनके साथ शेयर कर देते हैं, तो वो फिर उसको कैसे रियल लाइफ में यूज करता है, वो आता है साइकोमोटर डोमेन के अंदर। ठीक है, बेसिकली अगर हम साइकोमोटर की बात करें तो ये किसी भी टेक्निकल स्किल से रिलेटेड होता है, राइट। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। आप देख सकते हो 3 डोमेन्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, साथ ही इन डोमेन्स के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्टेप्स में से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Next question is, according to the revised Bloom's taxonomy, which of the following category is considered to be highest for the learner? So, learners के यानी कि किसी भी स्टूडेंट, किसी भी सीखने वाले पर्सन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वहां पे ब्लूम्स की रिवाइज टेक्सोनॉमी के हिसाब से कौन सा करेक्ट हो सकता है। ब्लूम की देखो टेक्सोनॉमी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 टेक्सोनॉमीज ब्लूम ने हमें प्रोवाइड करवाई थी। इसमें जो सबसे पहली टेक्सोनॉमी है कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी, कॉग्निटिव डोमेन, ये पहले ब्लूम्स ने दे दिया। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद ब्लूम का ही एक फॉर्मर स्टूडेंट थे जिन्होंने 2 फेजेस में थोड़े से बदलाव लाए, जैसे कि इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। ये 2 फेजेस में उन्होंने थोड़े से बदलाव लाए जिसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिवाइज्ड, देखो यहाँ पर पूछा गया है ना कि रिवाइज्ड जो टेक्सोनॉमी है उसमें हाईएस्ट लेवल कौन सा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इवैल्यूएशन और सिंथेसिस में हमने थोड़े से बदलाव लाए हैं, इसीलिए यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पूछा गया था। तो पहले मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ फिर डिटेल में जाएंगे। करेक्ट आंसर है क्रिएशन। इसको आपने कैसे याद रखना है, देखो ब्लूम की पहली टेक्सोनॉमी 1956 में आई थी जिसमें सबसे छोटा लेवल था नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, इसका हाईएस्ट लेवल है जिसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। उसके बाद ब्लूम के एक फॉर्मर स्टूडेंट ने उसको बदल दिया। 2001 में वो नई टेक्सोनॉमी आई जिसमें इन्होंने बाकी सारी चीजें वही रखी। देखो नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, जो चीजें हम लोगों को याद रहती है। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड का मीनिंग हमें पता था, उसको और ज्यादा इलेबोरेट हम कैसे कर सकते हैं, वो एबिलिटी, उसको बोला जाता है अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अब देखो जैसे छोटे बच्चों को ABCD सिखा दिया जाता है, रट्टा मारा जाता है, ठीक है। वो क्या है, रिमेंबर पॉइंट में है, तो वो बिल्कुल बेसिक चीज है। उसके बाद उसके ऊपर वाले लेवल पर बच्चे समझते हैं कि A फॉर एप्पल होता है, एप्पल एक फ्रूट है, वो खाने की चीज है, तो वो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में जिसको पहले कॉम्प्रिहेंशन बोला जाता था।
नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने जो कुछ भी सीखा उस चीज को अप्लाई करने का समय आ गया, तो ये किस में आएगा, एप्लीकेशन को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया अप्लाई के साथ। एनालिसिस मतलब एनालाइज करना। अब यहाँ पर क्या एनालाइज किया जा रहा है, जो भी हमने सीखा, जो भी आइडियाज हमारे पास आए एंड जो भी पीछे के 3 फेजेस में हमने नॉलेज कलेक्ट किया, उनको मिला करके जो चीजें एनालाइज की जाती हैं वो आता है इस फेज में। उसके बाद इन दोनों फेजेस को इन्होंने एक्सचेंज कर दिया। इवैल्यूएट को, इवैल्यूएशन को इन्होंने इवैल्यूएट का नाम दे करके यहाँ पर ले आया, एंड सिंथेसिस का मतलब ही होता है क्रिएट करना, तो उन्होंने उसका नाम बदलकर उसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है अबाउट कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू मेक अ होल, राइट, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके, अपने छोटे छोटे नॉलेज को मिला करके हम कैसे एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, किसी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं सिंथेसिस के अंदर, जिसको कि क्रिएट का नाम यहाँ पर दिया गया है। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, एंड मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले 10 से 12 क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 की स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए क्विक रिवीजन पीडीएफ हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको 2000 प्लस एमसीक्यू देते हैं। इसमें पेपर 1 के टोटल 10 यूनिट्स कवर हो जाते हैं, यानी कि पूरे सिलेबस के कंप्लीट एंड कंबाइंड 2000 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चंस मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अपडेटेड एमसीक्यूज हैं जो कि एज इट इज एग्जाम में आएंगे। 2023 फरवरी मंथ तक के करंट अफेयर्स की सीरीज यहाँ पर आपको मिलती है। शॉर्ट नोट्स हम आपको देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज यहाँ पर हम आपको देते हैं, जिसमें से कि एज इट इज डेफिनेटली हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से आप इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड इसके लिए आपको फीस पे करनी है सिर्फ और सिर्फ 699। तो आज ही आप इसको ज्वाइन करके इस कम समय में भी 100% मैं श्योरिटी देती हूँ कि पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। So next question is, based on taxonomy of educational objectives, the ability to understand the meaning of material is known as। तो बहुत ही ज्यादा important and basic question ये पूछा गया है। तो टेक्सोनॉमी में अगर हम बात करें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों की, सो कौन सा वो फेज ऐसा होता है, कौन सा वो डोमेन ऐसा होता है जिसमें कि किसी वर्ड के मीनिंग को समझने की एबिलिटी हम रखते हैं। एक स्टूडेंट किसी वर्ड के मीनिंग को जब समझने लग जाता है, उसको यूज करने लग जाता है, तो उसको बोला जाता है नॉलेज, रिस्पॉन्डिंग, कॉम्प्रीहेंशन या फिर एप्लीकेशन। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि इसका करेक्ट आंसर होगा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन बोले तो इट इज द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ मटेरियल। कॉम्प्रीहेंशन को अपडेटेड जो टेक्सोनॉमी थी उसमें अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है। सो किसी भी मीनिंग का वर्ड अगर समझने से पूछा गया है तो इसका मतलब यही है कि हम अंडरस्टैंडिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव डोमेन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के इफेक्टिव डोमेन की अभी हम लोगों ने बात की थी। सो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, अगर आपने वो स्लाइड अच्छे से देखी थी, देखो यहाँ पर आ गया ये क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है अफेक्टिव डोमेन का सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। वैसे ही साइकोमोटर डोमेन का सीक्वेंस रहेगा, इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में इफेक्टिव के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सो क्या था, क्या करेक्ट आंसर हमने अभी देखा, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन अभी कर देती हूँ। सो रिसीविंग का मतलब होता है कि हम क्या रिसीव करना चाहते हैं, कितना हमें सीखने की इच्छा है। अब कोई स्टूडेंट है, आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी अगर दिल से कर रहे हो, आपको दिल से मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप जरूर मेरा पढ़ाया हुआ नॉलेज, मेरा दिया हुआ नॉलेज रिसीव करोगे। रिस्पॉन्ड करना क्या होता है कि जो भी मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ, जो भी मैं आप लोगों को कुछ बोलने, कुछ काम देती हूँ, तो आप लोग उसका रिस्पॉन्ड दे रहे हो, आप लोग कमेंट करके उसका रिप्लाई कर रहे हो। जैसे अगर अभी मैं पूछूं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, अगर आप इसका रिप्लाई हाँ या ना में करते हो तो वो रिस्पॉन्डिंग है।
जो कि एक अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इस तरह की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखना है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हो कि मैं इस तरह की सीरीज लाऊं, तो मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट कीजिए। तो ये आ जाएगा आपके रिस्पॉन्डिंग डोमेन के अंदर। नेक्स्ट आ गया वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब होता है कि आप कितने ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हो किसी भी चीज में। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे आप लोग नए नए आइडियाज को जनरेट कर सकते हो। यानी कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन समझा रही हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ चीजें समझा रही हूँ, अगर आप उस चीज को अच्छे से समझ रहे हो एंड एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाए, तो आप अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके उसका करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो, उससे आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन होता है विलिंग टू चेंज वंस बिहेवियर। किसी पर्सन के बिहेवियर को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, अगर हम इस तरह से यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपकी किस कैटेगरी के अंदर? कैरेक्टराइजेशन के अंदर। ओके, तो वैल्यूज को, कमिटमेंट्स को कैसे यूज करना है, ये चीजें भी कैरेक्टराइजेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू यूज लर्न्ड मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन। यानी कि पहले से मेरे पास ओल्ड नॉलेज है, मैंने उस नॉलेज को कलेक्ट कर लिया, वो नॉलेज तो मेरे दिमाग में है, उसको नई सिचुएशन में यूज करना। by a child making use of his previous knowledge to solve the problem is called। अपने पुराने नॉलेज को यूज करते हुए किसी नई प्रॉब्लम से बाहर निकलने का आइडिया लगाना, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है, तो वो उसका क्या, किस लेवल पर आता है? एनालिसिस, सिंथेसिस, एप्लीकेशन या फिर नॉलेज। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन कैसे? किसी चीज को अप्लाई करना। यहाँ पर क्या बोला गया है? एबिलिटी टू यूज। यूज का मतलब होता है अप्लाई करना, एप्लीकेशन किसी चीज की। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आ जाएगा एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the correct sequence of cognitive behaviors in the taxonomy of educational objectives। so देखो, cognitive behavior की बात की है, बाकी आपको कुछ नहीं सुनना। यहाँ पे cognitive बिहेवियर के सीक्वेंस की बात की गई है, हमने अभी डिस्कस किया। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या था? करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले आता है नॉलेज, ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन, जिसको की देखो यहाँ पर ना, ओल्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और न्यू कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी, दोनों के ही ऑप्शंस को मिला करके लिखा गया है। जैसे कि पुराने से इन्होंने नॉलेज ले लिया, ठीक है, जिसको कि नए में क्या बोला जाता है? रिमेम्बरिंग बोला जाता है। दूसरे में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग ले लिया, जिसको कि क्या बोला जाता है? कॉम्प्रीहेंशन बोला जाता है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एप्लीकेशन, जिसको कि अप्लाई बोला जाता है। देन वी हैव एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो सिंथेसिस को क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है क्रिएट। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक ये हमारा 6th क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस 5 क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझ गए हो, तो आगे के क्वेश्चंस के आंसर मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी मैं आज श्योर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। Next question is which of the following is an example of highest order of cognitive outcome? So cognitive learning के highest order की बात की गई है, तो क्या आएगा करेक्ट आंसर? लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट्स। क्या है? लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट्स। इसका क्या मतलब है? कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझ रहे हो अपने कॉग्निटिव लेवल पर, यानी कि आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो, तो वो यहाँ पर चीज के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, हमेशा की तरह। इससे आप लोगों की बहुत अच्छी रिविजन हो जाएगी एंड मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ आए हैं कि नहीं। According to Bloom's traditional taxonomy, the highest level of learning in कॉग्निटिव डोमेन इज। सो देखो, ब्लूम के यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन के हाईएस्ट लेवल के बारे में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। तो ब्लूम के टेक्सोनॉमी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? सो यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। एनालिसिस भी होता है, एप्लीकेशन भी होता है एंड इवैल्यूएशन भी होता है, ये हमने पढ़ा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की
कोई भी टर्म हमने अभी तक नहीं पढ़ी, तो ये होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अलग तरीके से किसी स्टूडेंट को सोचने के लिए कौन सी कॉग्निटिव डोमेन का फेज इन्वॉल्व होता है। अलग तरीके से सोचने का मतलब है कि अपने पुराने नॉलेज को, अपने ओल्ड नॉलेज को यूज करके कोई न्यू इनिशिएटिव का हम कैसे कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, यानी कि पुराने नॉलेज को पहले एनालाइज करेंगे, फिर उसको सिंथेसाइज करेंगे एंड फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे, कि उसका मूल्यांकन करेंगे कि ये कितना हमें याद था, कितना हमने इसको यूज किया। द क्वेश्चन, हाउ वुड यू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड और नॉट राउंड इज बेस्ड ऑन विच ऑब्जेक्टिव। देखो अब ये रियल लाइफ एग्जांपल है, इसमें पूछा है कि आप कैसे प्रूव करोगे कि पृथ्वी गोल है या फिर नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्यों है इसका करेक्ट आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि किसी का नॉलेज चेक करना है, कॉम्प्रीहेंशन अगर हम लोगों को चेक करना है, तो इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन बेसिकली चेक करता है किसी भी पर्सन के स्किल्स को। जैसे कि हम कुछ चीज अगर डिसाइड करने की बात कर रहे हैं, किसी चीज को एसेस करने की बात कर रहे हैं, किसी चीज को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इवैल्यूएशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, सो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता कि कॉम्प्री, जैसे मैंने इवैल्यूएशन के बेसिक टर्म्स बता दिए, डिसाइड, एसेस, कंपेयर, ठीक है, वैसे कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन एंड सिंथेसिस के बेसिक टर्म्स क्या होते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, कॉम्प्रीहेंशन होता है अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग आ गया एक वर्ड, एक आ गया डिस्क्राइब। अगर किसी चीज की समझ होगी तभी तो हम उस चीज को डिस्क्राइब कर पाएंगे, तभी हम उस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। देन वी हैव आइडेंटिफाई, इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। ट्रांसलेट, इंटरप्रेट, एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रापोलेट, ये टर्म्स कहीं नजर आएगी तो कॉम्प्रीहेंशन की बात कर रहे होंगे हम। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन में अगर बात करें, इसकी इंपॉर्टेंट ये है जैसे कि शो, ठीक है, उसके बाद आपके पास स्किल आ जाएगा, अप्लाई आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको डेमो बोला जाता है। देन वी हैव इलस्ट्रेशन, उसके बाद आ जाएगा एग्जामिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये सारे आ जाएंगे आपके किसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। देन वी हैव सिंथेसिस, सिंथेसिस के अंदर आ जाएगा कंबाइन, क्रिएट, डिजाइन, इन्वेंट, कुछ चीज को बनाना, जैसे मैंने बताया था इसका मतलब होता है क्रिएट, तो इन्वेंट करना किसी चीज को, डिजाइन करना किसी चीज को, रीअरेंज करना, सब्स्टिट्यूट करना, ये सारे वर्ड्स आर रिलेटेड टू सिंथेसिस। इसी तरह से कॉग्निटिव डोमेन के 4 लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए। रिमेनिंग जो है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहां पर ही आपका रिप्लाई करूंगी। Next is according to Bloom's taxonomy of educational objectives, the lowest level of cognitive. So, Bloom की taxonomy में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये देखना है लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। सो वो क्या है, नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज क्यों है, नॉलेज में क्या होता है, रट्टा मारा जाता है, सिर्फ रिमेम्बरिंग होती है, इसमें रोट लर्निंग होती है। रट्टा मारा जाए तो वो ज्यादा समय तक याद नहीं रहता, इसीलिए इसको लोएस्ट लेवल बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यूजीसी नेट पेपर 2 के स्टडी मटेरियल के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ। पेपर 2 के पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये स्टडी मटेरियल बनाया गया है, जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस स्टडी मटेरियल में आपको पेपर 2 के टोटल 10 यूनिट्स कवर कराते हैं, जिसमें कि आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यू सीरीज मिलती है, जो कि यूजीसी नेट के बाद इंटरव्यू प्रोसेस को क्वालिफाई करने में भी आपको श्योरली मदद करेगी। आपके सामने पेपर 2 के सब्जेक्ट्स के कुछ नाम हैं, इसमें से चेक कीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड व्हाट्सएप के थ्रू इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए ही मैं आपको इस पे बहुत अच्छा डिस्काउंट देती हूँ, मैं आपको दे रही हूँ फ्लैट 30% ऑफ, यानी कि इस कोर्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आपको पे करना है सिर्फ और सिर्फ 1112 रुपीज, जिसको कि आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। Which level of teaching uses the highest level of cognitive abilities as specified in Bloom's taxonomy? So cognitive ability, highest level, Bloom's taxonomy, 3 वर्ड्स हैं। कौन सी आ जाएगी, रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाएगी। देखो बेसिकली
टीचिंग में हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं। मेमोरी लेवल सबसे लोएस्ट लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग सेकंड लेवल पर आता है एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल होता है। ऑटोनोमस लेवल जो होता है, इसको बहुत कम जगह पूछा जाता है। अगर पूछा जाए तो ये मेमोरी लेवल से भी लोएस्ट लेवल होता है, जिसमें कि पूरी तरह से रट्टा मारने के बारे में बच्चों को बताया जाता है। सो हाईएस्ट लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। This domain deals with the emotions, attitudes and interest of the student. तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट वगैरह, इमोशन वगैरह से रिलेटेड कौन सा डोमेन काम करता है? वो काम करता है अफेक्टिव डोमेन। तो कहीं पर भी अगर हम किसी ह्यूमन के लव, सिंपैथी, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, फीलिंग्स, इन सब चीजों से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, जिससे किसी पर्सन के मूड, बिहेवियर के बारे में पता चल रहा हो, तो वो इफेक्टिव डोमेन होगा। जैसे कि यहाँ पे इमोशन, एटीट्यूड और इंटरेस्ट की बात की गई थी, यहीं से आपको एक कीवर्ड मिल गया था कि करेक्ट आंसर होगा इफेक्टिव डोमेन। Next question is, in the cognitive domain of teaching learning objectives, highest type of learning outcome कौन से हैं? Options are knowledge and comprehension, analysis of conceptual elements, application of acquired knowledge and skills, synthesis involving the creation, organization of ideas, evaluation involving judgment using internal and external standards. Basic question है, डायरेक्ट मैंने इसका आंसर आप लोगों को बता दिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपको पसंद आया है। इस तरह के सीरीज को अगर आप चाहते हो मैं कंटिन्यू करूं, तो जरूर कमेंट कीजिए। अगर सेशन पसंद आया है तो भी मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर मोटिवेट कर सकते हो। So thank you so much and I wish you all the best.